Hello everyone, welcome to Knowledge Halt. In this video, we will be discussing about comparing quantities. जो क्वांटिटीज होगा उसे हम कंपेयर करेंगे अलग अलग फॉर्म में. हम देखेंगे रेशियोज में हम उसे कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में कैसे लिखते हैं. एक एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज मेरे पास एक फ्रूट बॉक्स है. एक बॉक्स है जिसमें फ्रूट्स हैं. फ्रूट बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर मेरे पास 5 एप्पल्स है और 20 बनानास. ठीक है. तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं? 25, जिसमें से 5 एप्पल्स है और 20 बनानास. इसे हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रेशियो. तो एप्पल इज टू बनाना का रेशियो क्या होगा? एप्पल इज टू बनाना का रेशियो होगा 5:20. इस कॉलम को हम इज टू बोलते हैं. ठीक है. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्पल अपॉन बनाना इज 5/20. ठीक है. 5/20 आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 1/4. यहां पे भी आप लिख सकते हो 1:4. तो अगर मेरे से पूछा जाएगा एप्पल इज टू बनाना का रेशियो, तो वो हो जाएगा 1:4. सपोज बनाना इज टू एप्पल का रेशियो, वो हो जाएगा हमारे पास 4:1. यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एप्पल्स है दैट इज 1/4 ऑफ बनानास. क्योंकि 1/4 ऑफ 20 आप करोगे तो 5 मिलेगा आपको, और आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स 5 है. अब अगर मैं इसी चीज को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज आप सबको पता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए? बॉक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं वो है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज 25. 20 प्लस 5 25. मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ एप्पल्स इन द बॉक्स. तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करूंगा, परसेंटेज ऑफ एप्पल्स विल बी व्हाट? नंबर ऑफ एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इनटू 100%. ठीक है. परसेंटेज ऑफ एप्पल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इनटू 100%. हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है? नंबर ऑफ एप्पल्स 5 है. टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना है? 5 प्लस 20 इनटू 100%. क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 5/25 इनटू 100%. 25 4s are 100. 4 into 5 is 20%. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स में कितने परसेंट एप्पल्स है, तो आप बोलोगे 20% एप्पल्स है. अगर हमारे पास 20% एप्पल्स है तो परसेंटेज ऑफ बनाना क्या हुआ? परसेंटेज ऑफ बनाना इक्वल्स टू 100 माइनस 20%, which will be equal to 80%. क्लियर है? इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. एक ऑल्टरनेट मेथड है जो आपको पता होगा, यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, आप इस बॉक्स को देखो. इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 25 एप्पल्स है, यानी वो जो 25 एप्पल्स है वो 100% के बराबर है. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 एप्पल्स प्लस 20 बनानास, ये 25 फ्रूट्स हो गए टोटल. तो जो 25 फ्रूट्स है हमारे पास वो 100% के बराबर है. तो 25 फ्रूट्स जो है दैट इज 100%. टोटल फ्रूट्स तो हमारे पास 25 ही है. इसमें से हमारे पास एप्पल कितने हैं? 5 एप्पल्स है. तो अगर 25 के लिए 100% है तो 5 के लिए कितना होगा? यूनिटरी मेथड आपको पता है, 100/25 इंटू 5. क्लियर है? 5 5s are 25 and 5 20 times will be 100. तो यहां से भी आप देख रहे हो
परसेंटेज ऑफ एप्पल्स आपके पास कितने आ रहे हैं 20%। सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ बनानास भी यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। अगर 25 फ्रूट्स का मतलब 100% है तो 20 फ्रूट्स का मतलब क्या होगा, हमारे पास बनानास तो 20 ही है, 100/25, 100/25 इंटू 20, 25 4s are 100 and 4 into 20 is what 80%। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप रेशियो के फॉर्म में भी करोगे और उसे परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, तो वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। तो एग्जांपल है हमारे पास, सपोज ईयर 2019 में एक बाइक की प्राइस थी, प्राइस ऑफ बाइक वॉज ₹50,000। ठीक है, 2019 में एक बाइक की जो कॉस्ट थी वो थी ₹50,000। उसके बाद इसमें क्या हुआ, जब हम ईयर 2020 में आए तो इसमें परसेंटेज डिक्रीज हो गया 10% से, डिक्रीज्ड बाय कॉस्ट डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रेजेंट प्राइस ऑफ बाइक। कैलकुलेट क्या करना है, हमें प्रेजेंट प्राइस ऑफ और प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ बाइक, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हो 2019 में उसकी कॉस्ट थी 50,000, डिक्रीज कितना हुआ 10%। तो सबसे पहले हम वो अमाउंट निकालेंगे जो डिक्रीज हुआ, तो उससे हमें प्रेजेंट प्राइस मिल जाएगा। तो वो डिक्रीज्ड अमाउंट हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, डिक्रीज्ड अमाउंट और डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ बाइक। डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ बाइक ये कितना हो रहा है 10% हो रहा है, तो लिखेंगे हम इसे 10% ऑफ कितनी थी एक्चुअल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस थी 50,000। फिर हम आपको पता है 10% ऑफ 10/100 इंटू 50,000, यहां से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रुपीस में क्या वैल्यू आएगी 5, कितने जीरो है 1 2 3, मतलब जब 10% डिक्रीज हो गई यानी बाइक की कॉस्ट 5,000 रुपीज डिक्रीज हो गई, तो अभी जो प्रेजेंट प्राइस ऑफ बाइक है वो क्या होगा, देयरफॉर प्रेजेंट प्राइस इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिक्रीज्ड कॉस्ट। तो यहां से आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट वॉज ₹50,000 और डिक्रीज्ड कॉस्ट क्या है ₹5,000, ₹5,000। क्लियर है, तो 50,000 में आप 5,000 माइनस करोगे ₹45,000, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द बाइक आफ्टर डिक्रीमेंट ऑफ 10%। सपोज इसमें अगर क्वेश्चन ये होता कि डिक्रीज नहीं हो रही है इंक्रीज हो रही है, द कॉस्ट ऑफ बाइक इंक्रीजेस बाय 20%, कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20%। तो अगर कॉस्ट 20% से इंक्रीज हो रही है तो हमारा प्रेजेंट प्राइस क्या होगा, तो सबसे पहले आप इंक्रीज्ड कॉस्ट निकालोगे और इंक्रीज्ड कॉस्ट क्या होगी 20% ऑफ ₹50,000, 20/100 इंटू 50,000, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इज 10, 1 2 3 0 10,000। इसका मतलब क्या है, जब 20% इंक्रीज हो गई तो बाइक की कॉस्ट 10,000 इंक्रीज हो गई, इसे रुपीज में लिखोगे आप, तो अभी जो प्रेजेंट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट प्राइस
विल बी रुपीज, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 50,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू रुपीज 60,000। इस तरह से हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, कि हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। डिस्काउंट परसेंट, सपोज एक मॉल है, एक मॉल के अंदर आप जाते हो, आप कपड़े खरीदने जाते हो, तो वहां पे आपको प्राइस टैग दिखती है कपड़े की। प्राइस टैग में अमाउंट गिवन होता है 1,000, ठीक है, और उसकी सेल प्राइस जो होती है वो सेल प्राइस गिवन होती है आपको 800, ठीक है। तो जो प्राइस टैग पे जो आपको प्राइस दिख रही है वो क्या है, वो मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस, इसे हम एमपीवी बोलते हैं। वो कितनी है रुपीज 1000, और सेल प्राइस क्या है, मतलब जिस प्राइस पे आप खरीदोगे वो प्राइस क्या गिवन है 800। तो आपका डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस एमपी माइनस सेल प्राइस, ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया आपका। तो आपको कितने रुपीस की डिस्काउंट मिली, डिस्काउंट आपको एमपी क्या है, एमपी है 1000 रुपीज 1000 माइनस सेल प्राइस क्या है रुपीज 800। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला, आपको डिस्काउंट 200 का मिला, ठीक है। अब सपोज कि डिस्काउंट परसेंट मुझे कैलकुलेट करना है कि आपको डिस्काउंट तो मिला, डिस्काउंट आपको 200 है और आप जानना चाहते हो कि कितने परसेंट डिस्काउंट थी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू, डिस्काउंट हमारे पास कितना है रुपीज 200 अपॉन मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस है हमारे पास रुपीज 1000 इंटू 100%। क्लियर है, यहां से 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, फिर यहाँ पे 1 जीरो है, ये कैंसिल आउट हो गया, रुपीज से रुपीज भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 20%। तो आपकी जो डिस्काउंट परसेंट थी वो क्या थी 20%, और डिस्काउंटेड अमाउंट क्या था रुपीज 200। तो इस तरह से हम डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को मैं एसपी से डिनोट करूंगा, फिर कॉस्ट प्राइस एक टर्म होती है, इसे हम सीपी से डिनोट करेंगे, फिर प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब आपको पता है फायदा, और लॉस का मतलब नुकसान। सपोज आपने कोई भी चीज 1000 रुपए की खरीदी और आपने उसे 1200 रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपने उसी चीज को जिसे आपने 1000 रुपए में खरीदा था, अगर आप 800 रुपए में बेच दोगे तो आपको 200 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है,
कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है मेरे पास, कॉस्ट प्राइस है उसकी ₹1000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस उसी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 1200, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब आप किसी शॉप पे अगर मान लो कुछ खरीदने जा रहे हो तो एक आर्टिकल आप खरीद रहे हो, उसकी प्राइस 1000 थी और उस शॉपकीपर ने आपको बेचा कितने में, 1200 में। तो आपने जो खरीदा वो सेलिंग प्राइस है और उस शॉपकीपर ने जो खरीदा था वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे कि जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो शॉपकीपर ने जो आर्टिकल खरीदा था वो 1000 रुपए में खरीदा था, उसने बेचा कितने में, उसने 1200 रुपए में बेचा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यहां पे क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्लियर है। तो यहां से मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज ₹1200 माइनस कॉस्ट प्राइस इज ₹1000। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 200 का। अब कैलकुलेट करना है मुझे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट में कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है। तो यहां से मैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट इज ₹200, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज 1000 इनटू 100%, जीरोस कैंसिल आउट हो गए, एक जीरो यहां से हो गया, तो क्या बचा आपके पास, प्रॉफिट कितनी हो गई आपको 20% की, ठीक है। अब हम लॉस की बात करेंगे। तो इस सेम क्वेश्चन में आप देखो, अगर मैं जो कॉस्ट प्राइस है वो ले लेता हूं 1200 और जो सेलिंग प्राइस है उसे मैं ले लेता हूं 1000, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उस शॉपकीपर ने जो आर्टिकल खरीदी थी उसने 1200 रुपए में खरीदा था और उसने बेचा कितने में, उसने 1000 रुपए में बेचा। तो इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। जब भी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी तो वहां पे लॉस होगा। यहाँ पे हमने देखा था सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो लॉस इक्वल्स टू सीपी क्या है 1200 माइनस एसपी क्या है 1000। तो लॉस कितने रुपीस का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%, ठीक है। तो अब हम लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे। लॉस परसेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल्स टू, लॉस कितने का हो रहा है 200 का, ₹200, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000, ठीक है, इनटू, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1200 है,
है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200 और हमारा लॉस कितना हो रहा है 200, तो 200 अपॉन 1200 इंटू 100%। तो यहाँ 0 से 0 आप कैंसिल आउट करोगे, फिर आपके पास यहाँ 12 है, यहाँ 200 है, तो 3 4s are 12 एंड 50 टाइम्स 4 विल बी 200। तो आपका लॉस परसेंट कितना हो गया 50/3%। 50/3% इज योर लॉस परसेंट। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट सब कुछ देखा। अब आप देखो फॉर्मूला में आप कैसे याद रखोगे। जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, हमेशा जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट होता है और जो डिफरेंस है उसी से लॉस आता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखो क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और लॉस परसेंट का सिमिलरली लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे बस प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट में लॉस आ जाता है। अब हम देखेंगे सेल्स टैक्स, वैट एंड जीएसटी। सेल्स टैक्स, वैट एंड जीएसटी। देखो सेल्स टैक्स क्या होता है। सेल्स टैक्स जो है वो शॉपकीपर को पे करना होता है गवर्नमेंट को, दैट इज सेल्स टैक्स। जो भी वो प्रोडक्ट बेचेंगे, हर प्रोडक्ट के लिए उनको सेल्स टैक्स पे करना होता है। सपोज एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, शॉपकीपर के पास एक आर्टिकल है जिसे वो बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी है ₹500। ठीक है, इसके साथ वो सेल्स टैक्स भी लगा रहा है। सेल्स टैक्स लगा रहा है वो सपोज कि 5% सेल्स टैक्स लगा रहा है। ठीक है, तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, फाइनल सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। देखो सेल्स टैक्स पे तो शॉपकीपर करता है गवर्नमेंट को, पर सेल्स टैक्स एज ए कस्टमर हम देते हैं शॉपकीपर को। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे कि 5% ऑफ 500 कितनी है, वही होगी सेल्स टैक्स। तो 5% ऑफ ₹500, 5/100 इंटू 500, 5 इंटू 5 इज 25। तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगी ₹500 प्लस ₹25 इक्वल्स टू ₹525। मतलब जो ये शॉपकीपर है उसे 500 रुपए में किसी भी चीज को बेचना चाहिए था, लेकिन जो प्रोडक्ट वो बेच रहा था उस पे उसे सेल टैक्स लगाना था 5%। और वो जो सेल टैक्स जो ये 25 रुपीज हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये 25 रुपीज जो सेल्स टैक्स है वो शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा, पर वो लेगा हम जैसे कंज्यूमर से ही। अब हम देखते हैं वैट। वैट का मतलब क्या होता है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। सपोज एक कमोडिटी है, उस कमोडिटी का प्राइस 2000 है। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 2000 और उस पे वैट कितना लग रहा है, सपोज वैट इज 10%। एक कमोडिटी है जिसकी कॉस्ट 2000 है और उस पे वैट लग रहा है 10%।
तो एक्चुअल जो उसका प्राइस होगा, उस कमोडिटी की प्राइस कितनी हो जाएगी, फाइनल प्राइस जो हो जाएगी, फाइनल प्राइस आफ्टर वैट वो कितनी हो जाएगी, ₹2000 प्लस 10% ऑफ ₹2000। तो ₹2000 प्लस 10% ऑफ 2000 आपको कैलकुलेट करना है, 10/100 इंटू 2000, 100 से 100 कैंसिल आउट, ₹2000 प्लस 2 इंटू 10 इज 20, एक जीरो आप और लगा, ₹2200। ठीक है, जो कमोडिटी थी उसकी कॉस्ट 2000 थी, पर उस पर वैट कितना लगा, 10% लगा, यानी 200 रुपये वैट लगा, तो उसकी प्राइस कितनी हो गई, 2200। ये जो भी सेल्स टैक्स, वैट या जीएसटी है, ये डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस हैं जो हर प्रोडक्ट पे लगता है, और वो कस्टमर शॉपकीपर को पे करता है और शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करता है। अब जो ये जीएसटी है, करंट सिनेरियो में हमारा जीएसटी यूज होता है। जीएसटी कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में, दिस स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2017। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ, और जीएसटी के बहुत सारे स्लैब्स हैं, जैसे 5%, 10%, 15%। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है कि उसकी जीएसटी कितनी लगेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए स्लैब्स बना रखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं जीएसटी के बेस्ड पे। सपोज आप रेस्टोरेंट गए और आपने वहां पे फैमिली के साथ डिनर किया, और जो बिल अमाउंट थी बिल अमाउंट वाज ₹2000। ठीक है, उसके बाद उसने जीएसटी लगाया इस 2000 पे, जीएसटी लगाया, सपोज 15% जीएसटी लगाया। ठीक है, तो आपका फाइनल बिल अमाउंट क्या हो जाएगा, फाइनल बिल अमाउंट हो जाएगा आपका ₹2000 प्लस 15% ऑफ 2000, प्लस 15/100 इंटू 2000, 0 से 0 कैंसिल आउट, ₹2000 प्लस 15 इंटू 2 इज 30 एंड अगेन 1 0, ₹2300। तो आपने यहाँ पे जीएसटी कितना पे किया, आपने जीएसटी पे किया ₹300। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि मैंने आपको बिल अमाउंट दे दिया 2000 और जीएसटी बता दी 15%, फिर मैंने पूछा कि जो फाइनल बिल अमाउंट होगा वो क्या होगा। सपोज आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी एक प्राइस गिवन है किसी भी कमोडिटी को, और उसमें लिखा है दिस इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 5%। ठीक है, सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 1000 एंड इट इंक्लूड्स द जीएसटी ऑफ 5%, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो आप, जैसे कि 100 के लिए 5% है तो 1000 के लिए कितना हो जाएगा, उस तरह करके आपको जीएसटी अमाउंट वहां से भी मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। सपोज बोरोड मनी इज ₹100, प्रिंसिपल की वैल्यू ₹100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% एंड टाइम इज 2 years। तो फॉर फर्स्ट ईयर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या होगी, PRT/100, P की वैल्यू 100 इंटू R की वैल्यू 10
और फर्स्ट ईयर के लिए तो टाइम की वैल्यू 1 ईयर अपॉन 100, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी ₹10, और अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस आई, प्रिंसिपल कितना है ₹100 प्लस ₹10 इक्वल्स टू ₹110, ठीक है। फॉर सेकेंड ईयर के लिए भी P की वैल्यू ₹100 होगी, R की वैल्यू अगेन 10% और T की वैल्यू अगेन 1 ईयर ही होगी। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे PRT बाय 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी ₹10। अगेन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगी ₹100, प्रिंसिपल प्लस ₹10, ₹110। तो टोटल जो ये क्या था, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल में 10 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में भी हमारे पास 10 रुपए लग रहा है, तो जो इसे टोटल अमाउंट रिपे करना पड़ेगा वो क्या होगा ₹100 प्लस ₹10 इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और ₹10 इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, तो इसे पे करना पड़ेगा ₹120। इसने बोरो किया ₹100 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड टाइम इज 2 years। अब अगर जो अमाउंट बोरोड है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होगा तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए। अब क्या है इस केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो P की इनिशियल वैल्यू हमारे पास गिवन है ₹100, R की वैल्यू 10% गिवन है और T की वैल्यू 2 years गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा PRT बाय 100, दैट इज 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, दिस विल बी ₹10। तो यहाँ अमाउंट की वैल्यू क्या होगी P प्लस आई, जब आप P प्लस आई ₹100 प्लस 10 ऐड करोगे तो ₹110। अब देखो ध्यान से देखना, फॉर सेकेंड ईयर, जब हम सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें हमारे पास अमाउंट की वैल्यू क्या है ₹110, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सेकेंड ईयर में जो है प्रिंसिपल की वैल्यू वो हो जाएगी फर्स्ट ईयर के अमाउंट की वैल्यू। सो हियर प्रिंसिपल विल बी ₹110। क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर हमारा 10% ही होगा और टाइम सेकेंड ईयर के लिए तो 1 ईयर। यहां से अगेन आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो PRT 110 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल आउट, इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी ₹11। तो आप एक चीज देख रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट की वैल्यू ₹10 है और सेकेंड ईयर में आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू ₹11 आ रही है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में दोनों ही साल में इंटरेस्ट की वैल्यू सेम थी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ इंटरेस्ट की वैल्यू ₹11 इसलिए आ रही है, ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या किया, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगेन आप अगर अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट की वैल्यू क्या आएगी, P प्लस आई, P क्या है हमारे पास 110 प्लस ₹11, तो कितना हो गया ₹121। ये जो ₹121 हुआ, ये हुआ टोटल अमाउंट टू बी रिपेड, ठीक है। तो अब देखो, जब ये सिंपल इंटरेस्ट वाला केस था,
यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है 10% पर एनम में ₹120। और अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पे करना पड़ रहा है ₹121। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू ही आप देखो, सपोज प्रिंसिपल की वैल्यू 1500 है, ₹1500। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम इज 2 years। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में सारी वैल्यूज P1 R1 ऐसे करके लूंगा। तो फर्स्ट ईयर में P1 की वैल्यू क्या होगी, ₹1500। ठीक है, सिमिलरली R1 की वैल्यू क्या होगी, 5%। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम की वैल्यू, इसे मैंने T1 ले लिया, 1 year। क्लियर है। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे I1 इक्वल्स टू P1 R1 T1 अपॉन 100। तो 1500 इंटू R1 की वैल्यू 5 है, इंटू T1 की वैल्यू 1 अपॉन 100। तो ये क्या हो गया, PRT/100। ठीक है, अमाउंट क्या होगा, A1 होगा P1 प्लस I1। P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है ₹1500 प्लस I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है 1500 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। तो आप इन दोनों टर्म्स में कॉमन किसे ले सकते हो, मैं 1500 को कॉमन ले सकता हूं। तो ₹1500 कॉमन ले लिया मैंने। ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस ये क्या है, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन 100। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में P2 प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट की वैल्यू है, P2 इक्वल्स टू A1। ठीक है, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल की वैल्यू अमाउंट के वैल्यू, फर्स्ट ईयर के अमाउंट के वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ₹1500 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100। ठीक है, ये P2 की वैल्यू हो गई। R2 की वैल्यू अगेन 5% ही होगी। और अगर T2 की वैल्यू की मैं बात करूं तो वो भी 1 year ही होगा। अब सेकेंड ईयर के लिए मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो I2 हमारा क्या होगा, P2 R2 T2 अपॉन 100। तो P2 की वैल्यू क्या है, 1500 इंटू 1 प्लस 5/100। ठीक है, और T की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 1 अपॉन 100। क्लियर है। अमाउंट की वैल्यू में निकालूंगा A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू होगी P2 प्लस I2। ठीक है, P2 हमारे पास क्या है, P2 यहां देखो 1500 इंटू 1 प्लस 5/100। और I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, I2 की वैल्यू यहां पे है 1500 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 5/100। ठीक है, ये P2 था हमारे पास, यहां से हमने कॉपी किया एज इट इज। और ये है हमारे पास I2। अब मैं यहां कॉमन क्या ले सकता हूं, आप देखो यहां पे मैं कॉमन लूंगा 1500 कॉमन हो गया दोनों में से। और कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस 5/100। तो यहां पे हमारा कॉमन क्या था, 1500 और 1 प्लस 5/100, ये जो है हमारा कॉमन था। तो ये कॉमन है, तो यहाँ पे 1 प्लस
यहाँ पे क्या आ गया 5/100। क्लियर है? अब देखो आप मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 1500 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 5/100। ठीक है, इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1500 इंटू 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करूंगा। ये क्या है a2 की वैल्यू। क्लियर है? ये 1500 हमारा क्या है, जो इनिशियल बोरोड मनी था, इनिशियल प्रिंसिपल था, ये हमारा 1500 इनिशियल प्रिंसिपल था। ठीक है, और ये जो 5 क्या है हमारा रेट परसेंट, वो गिवन है हमारे पास इनिशियली, और ये हमारे पास जो 2 है ये क्या है टाइम है। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं, वो होगा an इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेस टू n। ठीक है, अमाउंट फॉर 2 इयर्स, जब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंडेड एनुअली होगी, अगर 2 इयर्स के लिए है तो n की वैल्यू आप 2 रखो, डायरेक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू रखो 1 प्लस r/100, और ये n की वैल्यू 2 इयर्स है। अगर आपको पूछा जाएगा कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड फॉर 3 इयर्स और उसमें आपको अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 की क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा और उसमें ये अगर गिवन होगा कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उसमें हो सकता है कोई एक डाटा मिसिंग हो, बाकी सारे गिवन हो, तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लोगे। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी पर हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा। सपोज कि कोई क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा, सम अमाउंट बोरोड इज गिवन, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द पर्टिकुलर अमाउंट इज being given at the rate of interest 10% compounded half yearly। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू आप देखो, सपोज प्रिंसिपल की वैल्यू आपको गिवन है ₹1000। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास ₹1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और टाइम आपके पास गिवन है 1 ईयर। क्लियर है? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उसके बाद फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगी। तो पहले के केसेस में क्या था, जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली होगा तो 1 ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1 ईयर की जो इंटरेस्ट होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। पर इस केस में 6 मंथ की जो इंटरेस्ट होगी उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं देखूं, फर्स्ट ईयर के लिए p की वैल्यू तो सेम होगी जो गिवन है ₹1000। ठीक है, रेट की वैल्यू भी वही होगी 10%। टाइम आपके पास क्या है 1 ईयर, पर गिवन है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ईयर। क्लियर है? यहां से फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट की वैल्यू सिंपल PRT/100, 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 इंटू 1/2। ठीक है, और अपॉन 100। ठीक है, ये जो 1/2 है ये डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा आपका 1/2। क्लियर है? तो यहां से क्या करोगे आप, 0 कैंसिल आउट, 10 into 10 is 100, 100 upon 2 is 50, it means ₹50। क्लियर है? तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमाउंट की वैल्यू P प्लस I, प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल इज ₹1000 प्लस
₹50। तो ये क्या हो गया, ₹1050 अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब मैं सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन करूंगा। तो सेकेंड ईयर में हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, जो अमाउंट फर्स्ट ईयर की है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 1050, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 10%, और टाइम 6 मंथ का हमने कैलकुलेट कर लिया, बाकी 6 मंथ इक्वल्स टू 1/2 ईयर। तो सिमिलरली अब आप फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, PRT/100, आर की वैल्यू 10, फिर टाइम 1/2 इंटू, ठीक है, PRT/100। यहाँ फिर आप कैलकुलेट कर लो, 10 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 105/2। 105/2 कितना होगा, 100 का हाफ 50 हो जाएगा, और 5 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 का हाफ 2.5, तो ₹52.5। क्लियर है। तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल क्या है, 1050 प्लस ₹52.5। तो फाइनल वैल्यू इसकी क्या होगी, 1050 में 50 ऐड करोगे 1100, और फिर 2.5, 1102.5। ठीक है, ये था इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सपोज आपके पास अगर गिवन हो इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर कितना हो जाएगा, आप 3 बार कैलकुलेट करोगे, हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर अगेन हाफ ईयर। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसके अंदर है, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज। एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर मैंने सोचा मैं बता दूं इसमें क्या है। सपोज आपके पास गिवन है ₹1000, आपके पास अमाउंट है ₹1000, ठीक है, इसका आपको 10% कैलकुलेट करना है। तो आप 10% इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, 10% ऑफ ₹1000 इक्वल्स टू 10/100 इंटू 1000, 0 कैंसल आउट हो गया, कितना बचा, ₹100। तो आपके पास 1000 रुपीज थे, मैंने बोला कि आपको 10% कैलकुलेट करना है ₹1000 का। तो आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया, 10% ऑफ ₹1000। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको 5% चाहिए, तो क्या आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं है। अगर मैं पूछूंगा इसका 5% कितना होगा, तो डायरेक्ट आप ₹100/2 लिख सकते हो, ₹100/2 विल बी ₹50। ठीक है, अगर मैं इसका 1% भी आपसे पूछूं, तो 1% आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज आपके पास 10% गिवन है, 10% ₹100 है, तो ₹100/10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹10। अगर मैं आपसे अब देखो 1% आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5%, 10%, अगर 2, 3, 4 कितने भी परसेंट इसका कैलकुलेट करना हो, 2% कैलकुलेट करना हो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज इसका 50-60% कैलकुलेट करना है, तो आपके पास 10% पता है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो 50%। अगर आपको 30% चाहिए, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो आप जब परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करोगे, आपके कैलकुलेशंस में होगा, क्वेश्चंस में, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ। तो ये था हमारा पूरा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ये लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।